हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल आईटीआई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के लिए। जैसा कि हमने इसके पहले 2-3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि हमने एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए बताया हुआ है और उसमें हमने ये बताया कि जो एग्जामिनेशन होना है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मई 2022 में अभी टेंटेटिव एग्जामिनेशन के लिए उसमें डेट जो है प्रस्तावित की गई है। तो उन सभी वीडियोस में बहुत से कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि उसमें सीटीआई कंपलसरी होगा या नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो कंपलसरी नहीं किया जाएगा, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स हैं तो वो किस किस स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड कम्युनिकेशंस से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस कंफ्यूजन्स ऑन दैट वीडियो। सो उसके रिकॉर्डिंग में हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश, ऑल्सो कोपा एंड जितनी भी मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड्स हैं उनके बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ ड्राइंग गणित की जो वैकेंसी आती है ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसके लिए जो हमको क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होता है। इसके साथ ही सीटीआई कंपलसरी है या नहीं है, एज लिमिट क्या होगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम के टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट होती है उस टेंटेटिव एग्जामिनेशन की डेट के या मंथ के 1 से 1.5 महीना पहले जो है नोटिफिकेशन जो है साइट के द्वारा व्यापम के द्वारा डाल दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो व्यापम में टेंटेटिव एग्जामिनेशन की डेट है वो है इसमें मई 2022। तो अगर मई 2022 है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में या मतलब अप्रैल मंथ में कभी भी आ सकता है। तो ये जो थिंग्स है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, क्या एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी तक एक्सटेंड होती रही है, ये सभी को मालूम कि एक्सटेंड होती रही है। मतलब कि ड्यू टू पेंडेमिक कंडीशंस कोविड-19 चल रहा था, एग्जाम को जो है 2019 से लगातार एक्सटेंडेड किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी वर्तमान की तीव्रता को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और भी दूसरे विभागों के परीक्षाएं जो है संपादित करा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इस वैकेंसीज के आने के चांसेस 100% हैं। तो आपका ये वाला डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन तो आपके एग्जामिनेशन से 1 महीने या 1.5 महीना पहले आ ही जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें मई 2022 के संबंध में तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा। तो ये हुई नोटिफिकेशन की बात। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट थिंग्स बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित हमने जो है लिया हुआ है और ये जो है प्रकाशित किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है भोपाल से दिनांक 26 सितंबर 2018 को प्रकाशित किया गया था और इसमें मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट से रिलेटेड ऑल जानकारी और इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आनी चाहिए। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट आईटीआईस हैं उनमें कितने टोटल पद सैंक्शन हैं, उसमें कितने % पद जनरल प्रमोशन या पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे और कितने पद जो है डायरेक्ट भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के राजपत्र के अनुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आईटीआई में एक पोस्ट होती है जिसको कि हम ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट कहते हैं, ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट के भी बहुत सारे पद जो है सैंक्शन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है अधीक्षक बोलते हैं इसको, ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट, और इसको हम बोलते हैं टीएस। इसके भी यहाँ पर हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र जो कि सितंबर 2018 में प्रकाशित किया गया था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके जो पदों की संख्या है वो 438 है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी एवं अंग्रेजी। तो स्टेनो हिंदी एवं अंग्रेजी के जो प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनकी अगर बात करें तो उसके लिए भी जो पदों की संख्या है वो दी हुई है 79, यानी कि इतने पद तो प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी और अंग्रेजी में आएंगे ही, जो कि 79 संख्या दी गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 100% का मतलब ये है कि इनके जो सारे पद भरे जाएंगे वो इसी रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, डायरेक्ट
रिक्रूटमेंट की भर्ती के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सीधी भर्ती के द्वारा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 75 + 25, तो 75 का मतलब ये है कि 75% जो इसके इस पोस्ट के रिगार्डिंग में, इस नंबर ऑफ वैकेंसी के रिकॉर्डिंग में जो 75% पोस्ट हैं वो भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, जो 25% पोस्ट हैं वो भरी जाएंगी प्रमोशन के द्वारा। आगे हम इसमें फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी एवं अंग्रेजी, प्रशिक्षण अधिकारी भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी। तो जो प्रशिक्षण अधिकारी भाषा के लिए पोस्ट की जो वैकेंसी है वो है 68। प्रशिक्षण अधिकारी व्यापार प्रबंधन, इसमें जो है 2 पोस्ट हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप सभी के लिए है 5वें नंबर पे कि प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, गणित एवं अलाइड, इसके जो टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं वो हैं 4463। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ कि 95% भरे जाएंगे इसी रिक्रूटमेंट के थ्रू। एंड ये जो 5% जो पद हैं ये भरे जाएंगे प्रमोशन के द्वारा। तो ये जो 4463 पद हैं ये टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि अभी वर्तमान में प्रशिक्षण अधिकारी पोस्ट पे काम कर भी रहे हैं और जो भर्ती कराना है, मतलब कि टोटल 4463 ट्रेनिंग ऑफिसर्स ये 2018 की स्थिति में थी की बात है, लेकिन अभी जो है 2-3 साल और बढ़ गए हैं, तो ये संख्या जो है अभी और बढ़ गई होगी। तो इसके रिगार्डिंग में अगर हम देखें तो अभी टोटल जो है मेहमान प्रवक्ताओं की जो भर्ती कराई गई थी उसमें टोटल पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में 1000 से 1500 गेस्ट फैकल्टीज की रिक्रूटमेंट किया गया था। मतलब कि 1000 से 1500 ट्रेनिंग ऑफिसर के पद अभी वर्तमान में सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मध्य प्रदेश में वैकेंट है। तो उतने पदों में वैकेंसी जो है आ सकती है। अब यदि पूरे पदों में वैकेंसी नहीं आती है तो आधे पदों में वैकेंसी आ सकती है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, अगर हम एक सीधे शब्दों में मान लें कि 700 प्लस पोस्ट में जो है वैकेंसी आ सकती है। इस फिगर के रिगार्डिंग में हम बात कर सकते हैं जो कि इस राजपत्र में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो वैकेंसी की जो पद है वो 700 प्लस हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 25 इसमें दी हुई है। लेकिन ये 2018 के रिकॉर्डिंग में दिया हुआ था। लेकिन हम इस जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें हमको जो है 15 साल प्लस कर दिया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो ऐसे में जो है 40 ईयर्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट हो गई है। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या है। यदि हम यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग और गणित की बात करें, यहाँ पर और भी जो है पोस्ट हैं और भी यहाँ पर हम पोस्ट देख सकते हैं कि मैकेनिकल टूल तथा डाई मेकर, मशीनिस्ट, कंपोजिट, पैटर्न मेकर, टर्नर, ब्लैक स्मिथी, फोर्जर, कारपेंटर, वेल्डर, यानी कि ये सभी क्या होती है ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट होती हैं और अलग अलग ट्रेडों से आईटीआई होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ संबंधित ट्रेड में आपके पास में आईटीआई होना चाहिए। और इसके साथ जो ये जो सारी पोस्टें हैं ये जो है ये सारी पोस्टें रिलेटेड टू हैं मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिप्लोमा एंड डिग्री, तो डिप्लोमा एंड डिग्री आपको मैकेनिकल ट्रेड से इन सभी ट्रेडों के लिए होना चाहिए। और जो मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो सारी की सारी मैकेनिकल से रिलेटेड मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, आरएसी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, जितनी भी वैकेंसी आए हैं मैकेनिकल सेक्टर के अंतर्गत जो आती हैं उन सभी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर, मेसन, पेंटर जनरल, प्लम्बर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सैनिटरी, हार्डवेयर एंड फिटर। तो इसके लिए जो है हमें जो मेन क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है वो तो सभी के लिए क्या है 10th चाहिए और उसके साथ में आईटीआई। यदि आपने आईटीआई इन सभी संबंधित ट्रेड से किया हुआ है तो आप इन सभी ट्रेड्स में जो है ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल, यानी कि जो डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं वो सभी कैंडिडेट्स ड्राफ्ट्समैन सिविल, सर्वेयर, मेसन, पेंटर जनरल, प्लम्बर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सैनिटरी, हार्डवेयर, फिटर, इन सभी पोस्ट पे सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी मान लो किसी भी विश्वविद्यालय बोर्ड से सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग अथवा प्लानिंग कंस्ट्रक्शन में आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
तो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इतनी प्रकार की जो है पोस्ट या ट्रेड्स होती हैं जिसमें कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के लिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रोप्लेटर। तो इसके लिए भी जो योग्यता है हमारे लिए 10 प्लस ITI, ये ITI SCVT या फिर NCVT कोई भी आपकी हो सकती है। और साथ में यहाँ पर देख लें, इस पोस्ट के लिए बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स के हमारे लिए बहुत ही कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल तथा ऊर्जा से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कहीं भी EC का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे जो है कमेंट में इसकी प्रीवियस वीडियो में जो है हमसे पूछा हुआ है, तो उनका ये कंफ्यूजन हम बता दें कि आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक एक ट्रेड होती है उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2-3 प्रकार की ट्रेड आती है, जैसे कि हम यहाँ बात कर लें ट्रैक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल। ये तो मुख्य ITI में ट्रेड्स होती हैं 3, ट्रैक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल एंड डीजल मैकेनिक। तो इन सभी ट्रेडों के लिए आपको जो है 10 के साथ ITI SCVT या NCVT एंड उसके साथ में हमको जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिक मोटर यान, मैकेनिक डीजल ड्राइवर से मैकेनिकल ट्रेड के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से उत्तीर्ण, और ये जो शब्द है हल्के मोटर यान का ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए नोटिफिकेशन के इशू होने की डेट के पहले का। तो इन पोस्ट में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जबकि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन की डेट आने के पहले का होना चाहिए। तो अगर आप इन सभी ट्रेड्स में अप्लाई करना चाहते हो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बना सकते हैं। और ये सारी ट्रेड्स जो है मैकेनिकल के अंदर ही आती हैं। तो जो मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इन सभी ऑटोमोबाइल की ट्रेड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा ही हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो तथा टीवी मैकेनिक के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग या डिग्री डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो इन सभी ट्रेडों में अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो ट्रेड्स है वो लगभग सभी ITI में होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेड से NCVT या SCVT सर्टिफिकेट किया हुआ है ITI का, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो RAC एक ट्रेड होती है जिसमें कि हमें इस RAC का SCVT NCVT ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए होता है। तो इसमें अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, जिसको कि हम कोबा ट्रेड बोलते हैं। तो कोबा ट्रेड के लिए हमको यहाँ पर ITI तो चाहिए। ITI यदि आपने कोबा ट्रेड से किया हुआ है SCVT या NCVT तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने अगर UGC या AICTE से किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन साइंस और या कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम में आपने इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी जो भी आपने की BE या फिर BTech में डिग्री किया हुआ है, और इन्हीं सब ट्रेडों में यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के TO बन सकते हैं। साथ ही आप यदि आप कोपा ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि आपने BCA या फिर MCA परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो आप जो है कोपा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं गणित। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं गणित के लिए जो हमें क्वालिफिकेशन है वो हमें जो है डिग्री एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही चाहिए होता है। उसके साथ में हम आपको यहाँ बता दें कि यदि आपने
ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से यदि आपने 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट किया हुआ है तो भी आप ड्राइंग और गणित के टीओ बन सकते हैं। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही जो है मुख्यतः पोस्ट होती है ड्राइंग एवं गणित की, और इसके जो है नंबर ऑफ पोस्ट भी क्या होती हैं, सबसे अधिक आती हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी आशुलिपिक यानी कि स्टेनो हिंदी। तो स्टेनो हिंदी के लिए जो हमें मुख्य क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, सबसे पहला है हमारे लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हमको जो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा। दूसरा हमको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए है कि हमें जो है 100 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी सीखने लेखन का NCBT या SCBT सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम का यदि आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो भी जो है स्टेनो में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ में भी CPCT पत्र का जो है हमें वैलिड स्कोर कार्ड चाहिए होगा। आगे तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेनो के लिए जो हमें मेन क्वालिफिकेशन है वो हमें चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में हमको चाहिए है स्टेनो का सर्टिफिकेट, और स्टेनो के सर्टिफिकेट के साथ में हमको कंप्यूटर का भी 1 वर्षीय कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में उसके साथ हमको CPCT भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो इतने प्रकार के क्वालिफिकेशन हमको जो है स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश के ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग CTI के लिए। तो दोस्तों आप इस राजपत्र के पेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ समस्त प्रशिक्षण अधिकारियों को DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों ATI, CTI, NCVT, RVTI, ITOT आदि से DGT के दिशा निर्देशानुसार अनुदेशिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिन व्यवसायों विषयों में अनुदेशिक प्रशिक्षण अथवा DGT के निर्देशानुसार कोई अन्य प्रशिक्षण नहीं होता है उन्हें प्रशिक्षण अधिकारियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों के प्रकरण भी इन नियमों के तहत नियमित किए जा सकेंगे। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उच्च प्रशिक्षण संस्थान तथा ITOT आदि संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को शासकीय व्यय पर भेजा जाएगा, और अभ्यर्थी को एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा जिसमें किया जाएगा वह कम से कम 4 वर्ष तक शासकीय सेवा करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो CTI है अभी तक MP गवर्नमेंट में 2 बार जो रिक्रूटमेंट 3 बार रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें मांगा नहीं गया है। तो इस लेटर के रिगार्डिंग अभी अगर हम बात करें तो CTI जो है कंपलसरी नहीं होगा। तो आप सभी यहाँ पर समझ लें कि जो MP ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें CTI कंपलसरी नहीं होगा, CTI को नहीं मांगा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि CTI के लिए परसेंटेज कुछ दिए जा सकें, लेकिन अभी उसका भी इस राजपत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट क्राइटेरिया के लिए। यहाँ पर जो एज लिमिट है अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 28 + 12 टोटल जो है 40 ईयर्स कर दिया गया है। महिला आवेदक जो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की हैं उनके लिए 18 + 17 यानी कि 28 + 17 45 ईयर्स है। जो पुरुष महिला मेल फीमेल आवेदक शासकीय किसी निगम मंडल या स्वशासित संस्था में कर्मचारी या नगर सैनिक हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो है 45 ईयर्स से। पुरुष या महिला आवेदक जो कि आरक्षित वर्ग से रिलेटेड है जैसे कि SC, ST एंड OBC, तो इन सभी के लिए भी जो है 28 + 17 यानी कि 45 ईयर्स जो है एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग के जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इन विभागों में कार्यरत हैं उनके लिए भी जो एज क्राइटेरिया है वो जो है 45 ईयर्स दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब जनरल कैटेगरी में 18 से 40 ईयर्स तक और बाकी सब इन सभी में हम 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि आपको MP ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से ऑल मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए एग्जाम प्रिपरेशन की स्टडी भी करवा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जिसमें कि मुख्यतः हम इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं गणित, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी की ऑब्जेक्टिव टाइप की जो सीरीज चल रही हैं क्वेश्चंस की वो देख सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहें।
हम इसी प्रकार से आप सभी लोगों के लिए न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।